वासी लक्ष्मण, एक जरूरी सवाल। आप अभी मैंने कहा कि 10 में 5 बातें हो सकता है मतभेद वाली हों, 10 में 5 जगह ऐसी हैं जहां हम एक हैं। इस देश का ओबीसी, दलित, आदिवासी। लक्ष्मण, एक जरूरी सवाल। आपको लगता है कि अब ओबीसी नाम की कोई चीज बची है या दलित नाम की कोई चीज बची है? मतलब जब मैं दलित और ओबीसी की बात कर रहा हूं तो एक इकाई की बात कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक बात। क्योंकि इस देश की सबसे ज्यादा जो आरक्षित सीटें हैं दलितों और आदिवासियों के लिए, उस पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो चुका है। सबसे ज्यादा ओबीसी सांसद देने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। टिकट बंटवारे में भी अभी जो थोड़ी सी टिकटें बटी हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि साहब, हमने इतने पिछड़ों को टिकट दिया है। तो अगर दलित कोई एक इकाई है, पिछड़ा कोई एक इकाई है, आदिवासी कोई एक इकाई है, तो उस इकाई की दिशा क्या है? नहीं, आप अगर इसका समाजशास्त्रीय विश्लेषण करें तो असल में ये कोई एक इकाई कभी थी ही नहीं। आप किसी भी ज़मीनी सच्चाई को देखें तो जब डॉक्टर अंबेडकर काम करना शुरू करते हैं तब भी दलित एक कम्युनिटी के रूप में नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर को महारों का नेता बताया गया। पहले आगरा में उन्हीं के अपने जाति के लोगों का विरोध में सम्मेलन हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर हमारे नेता नहीं है। फिर भी डॉक्टर अंबेडकर ने ख्वाब देखा कि नहीं, ये पूरा समाज मेरा है। इसलिए वो जो जब एक विचारक काम कर रहा होता है तो वो उसे एक यूनिट बनाने की कोशिश कर रहा होता है, ये समझाते हुए कि देखो भाई, दलित कम्युनिटी में इतनी जातियां हैं, इन सब के शोषण का आधार ये है और इस शोषण से मुक्ति का रास्ता ये है। तब वो उनको यूनाइट कर रहा होता है। यही काम ओबीसी के लिए किया गया। इसलिए मेरी थ्योरी ये है कि मैं मानता हूं कि जिस 85% या 90% को हम कहते हैं वो असल में कोई एक यूनिट नहीं है। ये हमारा ख्वाब है कि हम उसे एक यूनिट बनाएं, कि उनका दर्द एक है। जैसे मंडल कमीशन कहता है 52%। ये जिम्मेदारी पिछड़े तबके के आने वाले नेताओं की नहीं थी सबसे कि वो ज्यादा इसको एक यूनिट बनाते? मैं तो कह रहा हूं कि इस देश थोड़े, मुझे तो लगता है कि अगर उत्तर भारत में इसको एक यूनिट बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत और कोशिश अगर किसी ने की तो माननीय कांशीराम ने, मैं उन्हीं का नाम लेने जा रहा था। कांशीराम को केवल राजनीतिक लिहाज से नहीं, सांस्कृतिक और सामाजिक लिहाज से भी कांशीराम ने जब 85% की बात की तो उस ख्वाब की बात की जिसको मैं अभी कहना चाह रहा था कि जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1956 में पत्र व्यवहार करते हैं कि समाजवाद और अंबेडकरवाद को मिल करके लड़ना होगा, तब हम एक साझा भारत बना पाएंगे। वो ख्वाब अधूरा रह गया, बाबा साहब चले गए, दुनिया से जल्दी रुखसत कर गए। वो काम मानवर कांशीराम ने किया, लेकिन आगे चलकर मानवर कांशीराम भी कामयाब नहीं हो पाए। उन्होंने तमाम ओबीसी जातियों के लीडर पैदा और अब वो सारे लीडर्स जो हैं, और वो बीजेपी के साथ अधिकांशतः, ज्यादातर। हाँ, आप चाहे बाबू सिंह कुशवाहा की बात करिए, आप सोनेलाल पटेल और उनकी बेटी की बात करिए, आप स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करिए, ओम प्रकाश राजभर की बात करिए, जिन लोगों ने मान्यवर कांशीराम से ट्रेनिंग ली पॉलिटिक्स की, उन्होंने मान्यवर ने जमीन के नीचे से निकाल कर, खोद कर निकाल कर और सिंहासन पर बैठाया, वो सारे लोग आज जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। क्या आयरनी है। और सोशल जस्टिस को मुझे लगता है इसीलिए बाहर से कम खतरा है, आरएसएस से कम खतरा, उसे अपने अंदर खतरा है। मैं एक और, लेकिन अब चूंकि बात उस विमर्श के स्तर पर है तो जरा इसको यहाँ से देखा जाए। मानवर कांशीराम नौकरी कर रहे थे महाराष्ट्र में। शुरू वो आंदोलन करना चाह रहे थे महाराष्ट्र से। वो बाबा साहब अम्बेडकर की ज़मीन थी, फूले की ज़मीन थी, तुकाराम, ज्ञानदेव, नामदेव की ज़मीन थी, लेकिन मानवर कांशीराम कामयाब वहाँ नहीं हो पाए। वो नाराज होकर के महाराष्ट्र से आए, पंजाब के इसके पहले वो पंजाब में कोशिश कर रहे थे, नहीं हुआ। यूपी में कामयाब हुए। फिर बहन जी को जब उन्होंने सीएम बनाया ना, तो एक रैली की थी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के दलितों को ये दिखाने गए कि तुमने साथ नहीं दिया, और देखो मैं यूपी में एक दलित महिला को सीएम बनाकर लाया हूं। ये आयरनी भीतर की है जिस पर बात हम सबको करनी होगी। क्या वजह थी कि इतना मजबूत मूवमेंट है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में पावर में वो कहाँ है, वंचित अघाड़ी कहाँ खड़ी है। यूपी में सपा बसपा, वंचित अघाड़ी पर भी वही आरोप है अभी भी, कब किधर चले राजभर पर है और स्वामी प्रसाद मौर्य इवन पर है। एक चीज और मैं जोड़ ही दूं, मानवर कांशीराम
एक 1993 में एक नारा लगा था, मिले मुलायम कांशी राम और हवा हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो उसके बाद क्या हुआ? एक आदमी भारतीय राजनीति में आता है जो कहता है कि मेरे पैर में 2 कांटे चुभते थे, मुलायम और कांशीराम, मैंने पहले एक कांटे से दूसरे को निकाला और फिर दूसरे को भी फेंक दिया। अंत में क्या हुआ? मान्यवर कांशीराम अपने जीवन काल में ही समझौता करके राजनीतिक कुर्सी पाने के लिए उन्होंने किया, और काम लेकिन बसपा ने बहुत शानदार किए। मुलायम सिंह ने दूसरे तरह के समझौते किए। ये समझौते राजनीतिक दलों में जो हुए उसने दोनों को कमजोर किया, और आज यूपी और बिहार की समाजवादी आंदोलन की लड़ाई है। आज आप देख लीजिए, चिराग पासवान की हालत देख लीजिए, आज जीतन आप राम देखिए मांझी, जीतन राम मांझी की हालत देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की हालत देखिए, खुद नीतीश कुमार जी, खुद नीतीश कुमार, ये सब उसी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। और आज जिनको जब मतलब शहीद जगदेव और कर्पूरी की लेबोरेटरी से ये सब निकले थे। और इवन आज इस आंदोलन की कितनी बड़ी जरूरत इस देश को थी। मैं आज भी कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का है ना, राजनीतिक समीकरण छोड़ दें, आज उत्तर प्रदेश में जो कद बहन जी का है, आज अगर वो आरएसएस के खिलाफ सामने खड़ी हो जाएं, पूरे देश की राजनीति बदल जाएगी, मगर अब नहीं हो पा रहा है। ये एक अंतर्विरोध सामाजिक न्याय की राजनीति का है, और ये हमने विश्वविद्यालयों में देखा है। हमारे विश्वविद्यालय के वे प्रोफेसर जिन्होंने बहुत ताकत से जय भीम बोला, उनको प्रमोशन, उनको नौकरी, उनका वीसी बनने तक का सफर तब तक पूरा नहीं हुआ जब तक आरएसएस की शाखा में नहीं गए। लेफ्ट के लोग आरएसएस की शाखा में गए, लाल झंडे, नीले झंडे सब जाकर के वहां गए। ये मेरी किताब कहती है। और अगर आपको ये किताब ये कहने के लिए विवादित लगती है, तो मैं चाहता हूं कि ये विवाद हो, ताकि आप जानें कि आपके विश्वविद्यालयों में मेरिट नहीं चेक होती, आप संघ की शाखा में जाते हैं कि नहीं। अगर आप पहले नहीं गए तो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा लगता है आपकी बातचीत से। अब मतलब मुझे लग रहा है कि डॉक्टर लोहिया बार बार एक बात कहते हैं, अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोग राजनीति के शिकार होंगे। जिन लोगों ने मुझे नौकरी से निकाला वो भी राजनीति कर रहे थे, जो लोग मेरी जगह समझौता करके सिस्टम में घुस गए वो भी राजनीति कर रहे थे। मैं सच बोल के भी राजनीति कर रहा हूं, तो मैं ऑलरेडी राजनीति में हूं। चुनाव लड़ने वाली जहां तक बात है, तो मुझे इस बात से गुरेज नहीं है। अच्छा ये रहता कि पहले मैं परमानेंट हो लेता, अगर मैं फिर मैं चुनाव लड़ लेता, डीयू का प्रोफेसर भी रहता, चुनाव भी लड़ता। तो केवल एक चुनाव लड़ने के लिए नौकरी दांव पर लगाने की क्या जरूरत थी? मैं चुप हो जाता कुछ दिन मुझे कहा गया कि आप कुछ दिन खामोश हो जाइए, नौकरी परमानेंट हो जाएगी, फिर आप बोलिएगा। मुझे लगा कि ये मेरी खुददारी से ये समझौता है, क्योंकि मैंने कोई अगर एक बात भी गैर संवैधानिक आज तक। लक्ष्मण, आज आप ये बात डंके की चोट पर कहेंगे कि आप कल को